वेलकम डियर एस्पायरेंट्स, आई एम योर ट्यूटर सकलेन शाह। और जैसा कि आपको पता है कि अभी जुलाई 19 से एएसएफ में जो जॉब्स आई हुई हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की, उनकी टेस्ट होना जो है ना वो स्टार्ट होने वाली हैं। इसके अलावा भी पूरे साल में एएसएफ में कई जॉब्स आती रहती हैं, इंस्पेक्टर की आती हैं, एडी की आती हैं और भी कई सारी आती हैं। अब ये जितनी भी जॉब्स होती हैं उनमें एएसएफ सिक्योरिटी फोर्सेस, ये जो है ना आपका एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस एक्ट 1975 इज अमेंडेड अप टू दिसंबर 2012, इसको कवर करना बड़ा लाजमी है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ ज़रूर आते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम ये जो पूरे का पूरा एएसएफ एक्ट का डॉक्यूमेंट है, इसको हम पूरा डाइसेक्ट करेंगे, इसको हम पूरे तरीके से स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ से कौन से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं और इसके अलावा भी जो है ना वो कौन से लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं जो कि इसके बाहर से भी बन सकते हैं, आते हैं एंड सो ऑन। तो वीडियो पर बने रहें, तब पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपका है, यहाँ पर अपने कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप करें, अपनी सजेशन या फिर अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो भी यहाँ पर ड्रॉप करें। दोस्तों के साथ तो शेयर करना ही है, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, घंटी को दबा दें। आए हम चलते हैं स्क्रीन पर और पढ़ते हैं एएसएफ एक्ट ऑफ 1975। Alright, students. So here we have Airport Security Force Act of 1975 as amended till December 2012. अच्छा, ये जो एक्ट है ना इसको हम सारा डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। मगर डिटेल में कवर करने से पहले हम इसकी एक ब्रीफ समरी लेंगे, सारे एक्ट की ब्रीफ समरी लेंगे, फिर उसको हम सेक्शन वाइज इन डिटेल पूरे का पूरा कवर करने वाले हैं आज। कुछ नॉलेज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है जी। इसमें टोटल 13 सेक्शंस हैं, 13 सेक्शंस हैं और इसमें टोटल 2 स्केड्यूल्स हैं, ठीक है जी। तो ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो एक्ट है आपका, ये इसको कब इन्फोर्स किया गया, ठीक है जी। इसको इन्फोर्स किया गया आपका दिसंबर 13, 1975 को। और ये पाकिस्तान की जो गज़ट है उसमें कब पब्लिश हुआ, दिसंबर 18, 1975 को, ठीक है। अच्छा, इसको जब असेंट मिला उससे पहले ये पार्लियामेंट से पास हुआ और तब आपके जो लीडर ऑफ द हाउस थे वो कौन थे, वो आपके थे पीएम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है। और जब ये पार्लियामेंट से पास हुआ, नेशनल असेंबली और सेनेट से, तो फिर ये गया प्रेसिडेंट के पास। और तब प्रेसिडेंट कौन थे जिन्होंने इसके ऊपर साइन किया था और इसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिला, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, फजल इलाही चौधरी, ठीक है जी, फजल इलाही चौधरी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जब ये एक्ट आया तब गवर्नमेंट किसकी थी, तो गवर्नमेंट तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी और प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। और इसको 13 दिसंबर 1975 को प्रेसिडेंशियल असेंट मिला था और ये असेंट किसने दिया था, प्रेसिडेंट इलाही चौधरी ने, ठीक है, सॉरी प्रेसिडेंट फजल इलाही चौधरी ने, सही है जी। और फिर 5 दिन के बाद जो गज़ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें इसे पब्लिश किया गया दिसंबर 18, 1975 को। टोटल 5 चैप्टर्स, 13 सेक्शंस और 2 स्केड्यूल्स हैं। तो आए पहले हम इसकी एक ब्रीफ समरी लेते हैं और फिर हम इसको सेक्शन वाइज डिटेल में कवर करते हैं। अच्छा जी, तो पर्पस ऑफ द एक्ट क्या है? पर्पस ऑफ द एक्ट इज़ टू क्रिएट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, उसके साथ साथ टू इंश्योर सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर एट ऑल एयरपोर्ट्स, एयरड्रोम्स, एयरक्राफ्ट एंड सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस इन पाकिस्तान, सही है जी। ये जो सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर हमने मेंटेन करना है, ये एयरपोर्ट्स, एयरड्रोम, एयरक्राफ्ट्स एंड सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस पर करना है। मगर इसमें आपके जो पाकिस्तान एयरफोर्स की बेसिस हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एयर बेसिस होती हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, सही हो गया जी। क्योंकि उनकी सिक्योरिटी वगैरह की जो जिम्मेदारी है वो अपना एएसएफ के पास नहीं है, उसकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान एयरफोर्स खुद लेती है, ठीक है। तो वहाँ पर अपना ये जो अपना एएसएफ है इनकी हमें नीड नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, स्कोप एंड एप्लीकेशन देखते हैं हम। तो ये जो लॉ है
ये इट अप्लाइज टू ऑल एयरपोर्ट्स एंड एविएशन एरियाज अक्रॉस पाकिस्तान अदर देन the air bases which are like handled by Pakistan Air Force. It covers all ASF officers and members no matter where they are. अच्छा ऑफिसर्स कौन से होते हैं? जो इंस्पेक्टर के रैंक से बड़े, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल, जो ऑफिसर्स हैं सारे, और मेंबर्स जो इनके नीचे सारे बाकी जितना भी स्टाफ है वो मेंबर्स है, ठीक है। की फंक्शंस कौन से हैं एएसएफ के? तो भाई इनका फंक्शन है कि इन्होंने एयरपोर्ट को सिक्योर करना है, एयरक्राफ्ट्स को और बाकी जितनी भी इंस्टॉलेशन हैं उनको सिक्योर करना है फ्रॉम थ्रेट्स और अनलॉफुल एक्ट्स। इन्होंने पैसेंजर्स को, बैगेज को, कार्गो को और जो जितना भी मेल वगैरह है उसको प्रोटेक्ट करना है। दे हैव टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड व्हीकल्स एट एयरपोर्ट। दे हैव टू वर्क विद पुलिस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। दे हैव टू प्रिवेंट हाईजैकिंग्स, sabotage एंड unauthorized access. Okay, they can search and arrest suspects without warrant in security related cases only. They can use arms, okay, and other equipment for security purposes. Also they can perform any additional duties assigned by the government, ठीक है। तो ये तो इनकी जो है ना वो ड्यूटीज़ हैं एयरपोर्ट्स पर, मगर इसके अलावा भी अगर इन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री कोई भी और एक्स्ट्रा ड्यूटी देती है तो वो भी इनको परफॉर्म करनी होती है। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर कैसे? इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि जो हेड होता है आपका यहाँ पर वो डायरेक्टर जनरल होता है। अच्छा, अब ये आपको जो है ना वो याद रखना पड़ेगा कि अभी इसका हेड डायरेक्टर जनरल है, मगर जब ये लॉ बनाया गया था 1975 में तो उसमें इसके हेड का नाम जो लिखा गया था ना वो था फोर्स कमांडर, ठीक है जी, फोर्स कमांडर। लेट मी सेलेक्ट द पेन। फोर्स कमांडर, क्योंकि ये एक फोर्स है तो फोर्स कमांडर इसका हेड था, मगर 2012 में जब इसको अमेंड किया गया तो फिर इसका हेड जो है वो डायरेक्टर जनरल बनाया गया। सही है जी। इसमें उसके अलावा हेड के अलावा बाकी जो है वो ऑफिसर्स होंगे और मेंबर्स होंगे वेरियस रैंक्स के, ठीक है। डिप्टीज़ और असिस्टेंट्स भी होंगे हर जगह पर जहाँ जहाँ पर नीड है उनकी। इनके हम ड्यूटीज़ और पावर्स का थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। सो दे हैव टू इंश्योर सिक्योरिटी विद इन एयरपोर्ट लिमिट्स। दे कैन डिमांड सिविल एविएशन लाइक compliance. They have to coordinate with customs in case of smuggling और dangerous items, क्योंकि customs का जो स्टाफ होता है वो भी एयरपोर्ट्स पर मौजूद होता है। They can call military support for emergency situations such as hijacking and all. इसके साथ साथ दे हैव पावर्स सिमिलर टू पुलिस ऑफिसर्स। इनकी जो अथॉरिटी है वो उतनी है जितनी पुलिस ऑफिसर्स की है। पुलिस ऑफिसर्स की जनरल बाहर होती है, इनकी अथॉरिटी एयरपोर्ट के अंदर उतनी है अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड द पुलिस ऑर्डर। सही है जी। अब हम डिसिप्लिन और लीगल स्टेटस के हिसाब से देखते हैं तो एएसएफ मेंबर्स मस्ट फॉलो ऑल द लॉफुल ऑर्डर्स। जो भी उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिलता है, उनका सुपीरियर जो भी उन्हें ऑर्डर देता है वो उन्हें फॉलो करना है, ठीक है। दे आर सब्जेक्टेड टू पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 फॉर डिसिप्लिनरी एक्शंस। अगर उनसे कोई भी गलती होती है, कोई भी मसला होता है तो उनको जो है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ट्रीट किया जाएगा। सही है जी। अ मेंबर सेंटेंस टू 90+ डेज इम्प्रिजनमेंट इज ऑटोमेटिकली डिसमिस्ड। अगर कोई भी ऐसा एएसएफ का जो है वो हम ये कह लें कि एम्प्लॉई है जिसको 90 दिन से ज़्यादा अगर जेल में रखा गया है, इम्प्रिजन किया गया किसी भी केस में XYZ, तो ऑटोमेटिकली वो डिसमिस हो जाएगा, उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा उन्हें सस्पेंशन और इम्प्रिजनमेंट जो है ना लाइक देयर प्रोविजंस आर आल्सो डिफाइंड कि कहाँ कहाँ पर सस्पेंड करेंगे, कहाँ कहाँ पर इन्हें इम्प्रिजन कर सकते हैं। इसको हम डिटेल्स में नीचे देखते हैं। अच्छा, अगर कोई भी ऑर्डर वगैरह आता है तो उसको आप अपील कर सकते हो विद इन 30 डेज दूसरे उससे भी ज़्यादा सुपीरियर जो है ना वो अथॉरिटी को। ये अपील्स वाला जो स्ट्रक्चर है वो भी हम नीचे इसका देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स वगैरह इनके लिए बना सकती है। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टर जनरल जो हेड है इसका उसको अथॉरिटी पावर डेलीगेट करती है। डायरेक्टर जनरल खुद भी रेगुलेशंस वगैरह बना सकता है और डायरेक्टर जनरल अपने सबऑर्डिनेट्स को भी जो है वो पावर्स वगैरह डेलीगेट कर सकता है। लीगल प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो अगर गुड फेथ में ये कोई भी काम करते हैं जो कि मतलब कि लॉ से थोड़ा हट जाते हैं तब भी इनके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब बात ये होती है कि अगर आप कोई भी क्राइम करते हो ना तो क्राइम के 2 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है जी। क्राइम के 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्टस रिया और दूसरे को हम कहते हैं मेंस रिया।
ठीक है जी, मेंस रिया। अब ये होता है एक्टस रिया यानी कि गिल्टी एक्ट, दूसरा होता है गिल्टी माइंड। अगर आपका एक्ट गिल्टी भी है लेकिन अगर आपका माइंड गिल्टी नहीं है, आपने गुड फेथ में वो एक्ट किया है, सही है, तो आपको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी, यू आर नॉट लायबल फॉर दैट। ऑथ एंड सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो जो भी एएसएफ ज्वाइन करता है वो ऑथ लेता है, ठीक है, लॉयल्टी का और सर्विस का। इसके साथ साथ उसे एक सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट इशू किया जाता है, और जब भी आप सर्विस को छोड़ेंगे, फिर आप रिज़ाइन करते हो या फिर रिटायर होते हो, या फिर आपको सस्पेंड किया जाता है या आपको डिसमिस किया जाता है, सस्पेंशन में नहीं लेकिन अगर आपको डिसमिस किया जाता है तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो आपको वापस करना होगा, सही है। अच्छा, इसको हम जो है वो सेक्शन वाइज देखने जा रहे हैं, सही है। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल 5 चैप्टर्स और 13 सेक्शंस हैं इसमें। तो पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी है, इसमें हमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, एप्लीकेशन और कमेंसमेंट वगैरह मिलती है। ये नाम याद रखिएगा, नाम आपसे पूछा जा सकता है। इसका जो ऑफिशियल नाम है द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975, बीच में कोमा भी आती है, तो अगर ये एमसीक्यूज में कभी कोमा हटा सकते हैं, कभी जो है वो स्पेलिंग में मसला कर सकते हैं, कभी द हटा सकते हैं, सही है। कभी जो है वो किसी लेटर को स्मॉल कर सकते हैं, सिक्योरिटी का एस बड़ा होगा, ये एफ बड़ा होगा, ये ए बड़ा होगा, ये ए बड़ा होगा, सही है। तो ये छोटा भी कर सकते हैं और आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। It applies to all airports, airdromes, and civil aviation centers in Pakistan, other than the bases which are managed by Pakistan Air Force. Okay. Also, it applies to all ASF members and like officers and members, even outside their station. कोई ऐसा ASF ऑफिसर है या मेंबर है जो कि अभी पाकिस्तान में नहीं है, कहीं और है, तो वहाँ पर भी एक्ट उनके ऊपर अप्लाई होता है। It comes into effect immediately with the assent of the president, सही है। अच्छा जी, अब इसका जो सेक्शन 2 है ये डेफिनेशंस के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशंस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है एरोडोम की। एरोडोम कोई भी ऐसा एरिया है जो कि एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, अदर देन पाकिस्तान एयरफोर्स ओनली बेसिस, ठीक है। तो जो पाकिस्तान एयरफोर्स ओनली बेसिस है उनके लिए हम यहाँ पर ये टर्म एरोडोम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो इनकी बेसिस होती हैं अपनी। इसके अलावा अगर कोई भी आप जो है ना वो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए कुछ भी इस्तेमाल करते हो, कोई भी एरिया, उसको आप एयरड्रोम कहोगे। तो एयरपोर्ट जो है वो भी बेसिकली एक एयरड्रोम ही है, क्योंकि एयरपोर्ट पर भी हम क्या करते हैं, हम जो है वो अपना एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस वगैरह कर रहे होते हैं। तो एयरपोर्ट इज़ इन फैक्ट अ टाइप ऑफ एन एयरड्रोम, सही है। अच्छा, तो फिर एयरक्राफ्ट क्या है? एयरक्राफ्ट क्या है भाई? एयरक्राफ्ट वो जो फ्लाइंग मशीन्स होती हैं जिसमें हमारे पास एयरप्लेन्स आ गए, ग्लाइडर्स, बलून्स वगैरह ये सारे आ गए, ठीक है। एयरपोर्ट क्या है? ये एक ऐसा एयरड्रोम है जहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं सिविल एविएशन के लिए, जहाँ पर आम लोग जो है ना वो अपनी फ़्लाइट्स वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर हमने बात की है सिविल एविएशन की, इसका मतलब कि हम मिलिट्री की बात नहीं करें, क्योंकि मिलिट्री वाला सारा वो पैफ हैंडल कर लेती है, सही है। अच्छा, एयर साइड क्या है भाई? एयर साइड जो है ना, दे आर द सिक्योर पार्ट्स ऑफ द एयरपोर्ट विद रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। एयर साइड वो एयरपोर्ट के ऐसे हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, जहाँ पर हर कोई बंदा नहीं जा सकता, जहाँ पर सिर्फ वो जा सकते हैं जिनके पास एक्सेस हो वहाँ पर जाने का। इस एक्ट में जहाँ पर भी लफ्ज़ फोर्स का इस्तेमाल होगा उससे मतलब होगा द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस। इसका हेड डायरेक्टर जनरल है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि पहले इसका हेड जो है वो था फोर्स कमांडर, फिर 2012 में इसको अमेंड करके डायरेक्टर जनरल कर दिया गया। ऑफिसर एंड मेंबर्स जो हैं ये आपके दे आर द पर्सोनेल ऑफ द फोर्स। ऑपरेटर कौन है भाई? हर कोई भी बंदा जो कि एयरक्राफ्ट सर्विसेज को रन कर रहा है, जो भी बंदा एयरक्राफ्ट सर्विसेज को रन कर रहा है उसे हम ऑपरेटर कहेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन से? वही जो कि इस एक्ट के अंदर बनाए गए हैं, ठीक है। अच्छा जी, चैप्टर 2 के ऊपर हम आते हैं। So chapter 2 is about the constitution and functions of the force. Section 3 है हमारे पास power to constitute ASF and its function, सही है। इसमें ASF को बनाया गया है सेक्शन 3 में। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है MCQs में कि ASF एक्ट के कौन से सेक्शन में ASF को जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, बनाया कौन से सेक्शन में गया है, क्रिएट कौन से सेक्शन में किया गया है। तो ये इसका सेक्शन 3 है जहाँ पर ASF को बनाया गया है। भाई क्यों बनाया गया है? टू प्रोटेक्ट एयरपोर्ट्स, एयरक्राफ्ट्स एंड सिविल एविएशन सेटअप्स, टू सिक्योर बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट एंड इंस्टॉलेशंस, टू कंट्रोल द बिहेवियर एंड मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स एंड पीपल्स एट एयरपोर्ट, टू प्रोटेक्ट पैसेंजर्स, बैगेज, मेल एंड कार्गो, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विथ पुलिस सपोर्ट,
टू परफॉर्म एनी फर्दर फंक्शन गिवन बाय द गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया था ये सारे तो उनके अपने रेगुलर काम है, लेकिन इसके अलावा भी अगर उन्हें गवर्नमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री से कोई ऑर्डर आता है फेडरल गवर्नमेंट से, तो वो भी काम इन्होंने करना है। कॉन्स्टिट्यूशन इसकी किस तरीके से है कि इसमें हेड इसका डायरेक्टर जनरल है, उसके बाद इसमें ऑफिसर्स और मेंबर्स हैं, ठीक है। ऑफिसर्स इंस्पेक्टर आपका, इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर और डायरेक्टर जनरल, ये इसके ऑफिसर्स हैं। इससे नीचे जितना भी अमला है वो सारे मेंबर्स कहलाते हैं। दे आर इंटाइटल्ड टू सैलरीज, पेंशंस, लीव्स एक्सेट्रा। इनको एक सर्टिफिकेट ऑफ अथॉरिटी दिया जाता है और जैसे ही वो सर्विस को छोड़ेंगे तो ये सर्टिफिकेट ऑफ अथॉरिटी इन्हें वापस देना है, ठीक है। इनके लिए ज़रूरी है कि ये अपनी ऑफिशियल यूनिफॉर्म को पहने, सही है। अच्छा जी, सेक्शन 5 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स के बारे में बात करता है। ये कहते हैं कि भाई ASF इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द डायरेक्टर जनरल। इसका जो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टर जनरल है। DG फॉलोज द एक्ट, रूल्स एंड गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। जो मुल्क के कानून है वो फॉलो करता है, इस एक्ट को फॉलो करता है, और उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है उसे DG फॉलो करता है। अब हम आते हैं चैप्टर 3 के ऊपर। चैप्टर 3 इज़ अबाउट द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स। जो ऑफिसर्स और मेंबर्स हैं, विच मीन्स द पर्सनल ऑफ ASF, उनकी पावर्स क्या हैं और उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, इसको हम थोड़ा देखते हैं। तो भाई सेक्शन 6 में हम आ गए। सेक्शन 6 पावर्स एंड ड्यूटीज़, ठीक है। टोटल 13 सेक्शंस हमने इसके पूरे के पूरे कवर करने हैं आज ही। All right, so they have to ensure security at airports, they have to protect passengers and aviation property, they have to stop unauthorized people and vehicles from sensitive areas। जो भी unauthorized लोग हैं या vehicles हैं उनको sensitive areas में नहीं आने देना। They have to ensure compliance with civil aviation security rules, they have to prevent hijackings and bomb threats। Okay, they can carry and use arms as authorized। वो arms carry भी कर सकते हैं और use भी कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर उन्हें ऑथोराइज किया गया है, ठीक है। दे कैन सर्च एंड अरेस्ट सस्पेक्ट्स विदाउट वारंट। इन्हें किसी भी बंदे को अरेस्ट करने के लिए या फिर सर्च के लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे पुलिस को अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत पड़ती है, इनको नहीं होती ज़रूरत वारंट की, ठीक है। अच्छा जी, दे एक्ट अंडर पुलिस पावर्स। ओके, तो आपके पास पुलिस पावर्स में क्या क्या है? आपके पास है पुलिस ऑर्डर ऑफ 2002 एंड द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सही हो गया। ऑल्सो DG में कॉल मिलिट्री हेल्प इन इमरजेंसीज। अगर हाईजैकिंग हो जाती है या एयरपोर्ट पर कोई अटैक वगैरह हो जाता है तो जो डायरेक्टर जनरल है वो मिलिट्री हेल्प भी ले सकता है। हम चैप्टर 6 के ऊपर आ जाते हैं। चैप्टर 6 इज़ अबाउट द डिसिप्लिन एंड सर्विस कंडीशंस। इसमें हमारे पास सबसे पहले सेक्शन 7 है, लाइबिलिटीज़ बताई गई हैं। ऑफिसर्स मस्ट ओबे ऑल द लीगल ऑर्डर्स। जितने भी लीगल ऑर्डर्स हैं जो कि उनके सुपीरियर से आते हैं वो सब के सब उन्होंने जो है ना वो फॉलो करने हैं विदाउट एनी क्वेश्चन, इवन इफ़ इट इन्वॉल्व्स द रिस्क ऑफ देयर लाइव्स, ठीक है। अगर उनकी लाइफ का भी रिस्क है लेकिन अगर उन्हें ऑर्डर दे दिया गया है तो दे हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स। दे कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान, ठीक है। सेक्शन 7A हमें क्या कहता है? सब्जेक्ट टू पाकिस्तान आर्मी एक्ट। ये आपसे पूछा जा सकता है कि यार कौन से सेक्शन में लाइबिलिटीज़ जो हैं उनका जिक्र है, कौन से सेक्शन में ये बोला गया है कि दे आर सब्जेक्ट टू पाकिस्तान आर्मी एक्ट, ठीक है। सो ASF पर्सनल आर गवर्नड बाय आर्मी एक्ट। DG हैज़ पावर्स लाइक अ कोर्ट मार्शल कन्वीनिंग अथॉरिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि नो अदर कोर्ट और ट्रिब्यूनल कैन चेंज ASF डिसीजंस अंडर आर्मी एक्ट। जो आर्मी एक्ट के अंडर ASF ने डिसीजंस अपने दे दिए हैं उसको कोई कोर्ट भी या ट्रिब्यूनल भी चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप जो है ना किसी कोर्ट में जाके उसे चैलेंज नहीं कर सकते और कोर्ट उसे चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। सेक्शन 7B जो है वो इम्प्रिजनमेंट की बात करता है। ये कहता है कि अगर कोई भी ASF का मेंबर है उसको अगर 90 दिन से ज़्यादा जेल होती है तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना डिसमिस हो जाएगा, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। 7C में ये कहा जाता है कि अगर ऑफिसर कोई मिसकॉन्डक्ट करता है या नेग्लिजेंस दिखाता है अपनी ड्यूटी में तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है। अच्छा, 7D में प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट की बात की जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि अगर जो आपका कोई भी ऑफिसर या मेंबर है अगर वो डिसमिस्ड है, ठीक है, तो उसको कहाँ पर इम्प्रिजन किया जाएगा? तो उसको रेगुलर प्रिजन में, जो आम सिविलियन प्रिजन्स होते हैं जहाँ पर आम लोग जाते हैं वहाँ पर उन्हें रखा जाएगा। लेकिन अगर जो आपका ASF का कोई मेंबर है या ऑफिसर है वो इन ड्यूटी है और वो डिसमिस नहीं हुआ, उसको नौकरी से नहीं निकाला,
तो उसको फिर एएसएफ के क्वार्टर्स में कन्फाइन करके रखा जाएगा, ठीक है। यानी कि उसको एएसएफ के क्वार्टर्स को उसकी जेल बना दिया जाएगा। लेकिन अगर उसको डिसमिस कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, तो फिर जो रेगुलर आर्म प्रिजन्स होती हैं आम कैदियों के लिए, वहाँ पर उन्हें रखा जाएगा। अच्छा जी, 7E बात करता है कैप्चर ऑफ डिजर्टर्स की। डिजर्टर्स वो होते हैं जो कि भाग जाते हैं, भगौड़े, ठीक है। यानी कि कोई भी एक एएसएफ का जो है ना वो एम्प्लॉई है, वो नौकरी से भाग गया है और ऐसे ही मतलब कहीं छुप गया है फॉर XYZ रीजंस, ठीक है, भाग गया है, जॉब पर नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो भी सिविल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने हेल्प करनी है एएसएफ की, क्योंकि एएसएफ की फ़ोर्स तो एयरपोर्ट से बाहर जाके उसे ढूंढने नहीं वाली। तो जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं जैसे कि पुलिस वगैरह है, तो वो उनको मदद करेंगी यहाँ पर। और पुलिस जो है वो विदाउट वारंट किसी भी डेजर्टर को अरेस्ट कर सकती हैं। यानी कि पुलिस को वारंट लेने की कोर्ट से ज़रूरत नहीं है कि हम वारंट लेकर उसे अरेस्ट करें, क्योंकि देखो डेजर्टर एक भाग गया, किसी को पता थोड़ी है कि वो कहाँ पर है। तो अब जो बंदा उसे पुलिस वाला पकड़ेगा उसको भी नहीं पता होगा कि जो है ना ये मेरे जो है ना वो इलाके में ये डेजर्टर है। लेकिन अगर वो मिल जाता है तो वो उन्हें पकड़ लेंगे विदाउट वारंट, मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे और फिर जो भी प्रोसीजर होगा वो आगे देखा जाएगा। अच्छा, 7F में अपील और रिवीजन की बात है। अगर कोई भी जो है ना ऑर्डर आता है एएसएफ में, उसको आप अपील कर सकते हो विद इन 30 डेज टू द सीनियर ऑफिसर। फॉर एग्जाम्पल, असिस्टेंट डायरेक्टर का ऑर्डर है तो उसे आप डिप्टी डायरेक्टर के पास जो है वो अपील कर सकते हो। डिप्टी डायरेक्टर के ऑर्डर को आप डायरेक्टर के पास अपील कर सकते हो। डायरेक्टर के ऑर्डर को आप डायरेक्टर जनरल के पास अपील कर सकते हो। डायरेक्टर जनरल के ऑर्डर को आप मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के पास अपील कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी सीनियर ऑफिसर होगा वहाँ पर आप इसको अपील कर सकते हो। फाइनल रिवीजन जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट देगी। फेडरल गवर्नमेंट मैंने आपको बता दिया, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो ये आप अपील्स कर सकते हो, यानी कि आप बाहर जाके उनकी जो डिसीशंस हैं वो आप कहीं पर भी किसी कोर्ट में अपील नहीं करोगे, ठीक है। जैसे ये होता है ना, सेशन कोर्ट का अगर डिसीजन है तो उसे आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। हाई कोर्ट के डिसीजन को आप फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अपील आप जिस ऑफिसर का वो डिसीजन है उससे भी जो सीनियर ऑफिसर है वहाँ पर आप अपील करोगे, ठीक है। जो उसका सेक्शन 7G है, ये अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स की बात करता है। तो ये कहता है कि गवर्नमेंट कैन अपॉइंट डिप्टी डायरेक्टर जनरल्स, डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। डीजी कैन अपॉइंट लोअर रैंक्स, ठीक है। जो ऑफिसर्स हैं वो गवर्नमेंट खुद करेगी, जैसे अभी आपके इंस्पेक्टर्स की और असिस्टेंट डायरेक्टर्स की FPSC टेस्ट वगैरह ले रहा है। इसे जो लोअर रैंक्स होंगी, ठीक है, उनको जो है वो डीजी जो है ना वो अपॉइंट कर सकता है। रैंक्स इनकी जो होंगी वो पाकिस्तान आर्मी की स्ट्रक्चर के हिसाब से अलाइंड होंगी, ठीक है। इसका लास्ट चैप्टर है मिसलेनियस, यानी कि एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं वो लास्ट चैप्टर में। तो सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट इंडेमिनिटी, यानी कि कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा ASF पर्सनल के अगेंस्ट अगर उन्होंने कोई भी एक्शन गुड फेथ में लिया है। उनका एक्शन गलत है, एक्शन उन्होंने कोई गलत लिया है जो कि अगेंस्ट द लॉ है, मगर वो उनकी नीयत सही थी तो फिर उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, मगर ये भी उन्होंने प्रूव करना होगा कि जो है ना मेरी नीयत सही थी। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय फेडरल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है ना वो डीजी को अपनी पावर्स डेलीगेट करके दे सकती है या फिर उसके अलावा और भी किसी सीनियर ऑफिसर को, ठीक है, सिवाय सेक्शन 11 के पावर्स के। सेक्शन 11 वाले पावर्स हम देखेंगे, ठीक है। सेक्शन 10 में क्या आता है, डेलीगेशन बाय डायरेक्टर जनरल, यानी कि डायरेक्टर जनरल अपनी अथॉरिटी गवर्नमेंट के अप्रूवल से अपने जो जो लोअर रैंक्स वाले हैं उनको भी दे सकता है अपनी अथॉरिटी। सेक्शन 11 कहता है पावर टू मेक रूल्स। तो भाई गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स फॉर पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स, सैलरी, ग्रेड्स, रिवॉर्ड्स, सर्विस कंडीशंस। इसके अलावा जनरल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, इसके रूल्स गवर्नमेंट बनाएगी सेक्शन 11 के। और इसके अलावा बाकी जितने भी रूल्स हैं, जितने भी पावर्स हैं, वो पावर्स गवर्नमेंट डेलीगेट करती है किसको, डायरेक्टर जनरल को। तो ये वो अथॉरिटीज़ हैं जो कि डायरेक्टर जनरल के पास नहीं है, ये प्योरली गवर्नमेंट के पास हैं। इसके अलावा बाकी अथॉरिटीज़ डायरेक्टर जनरल को दी जाती हैं क्योंकि डायरेक्टर जनरल हेड है इसका। अच्छा जी, सेक्शन 13 क्या कहता है, सॉरी सेक्शन 12 कहता है पावर टू मेक रेगुलेशंस। जो आपका डीजी है वो रूल्स रेगुलेशंस बना सकता है विद गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर रीइंफोर्सिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट। अच्छा जी, सेक्शन 13 में ये बताया गया कि भाई ये एक्ट आने से पहले एक एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का ऑर्डिनेंस आया था 1975 में ही,
इस एक्ट ने उस ऑर्डिनेंस को रिपील किया, यानी कि ख़त्म किया। यानी कि ये एक्ट आने के बाद ये वाला जो ऑर्डिनेंस था अब वो कहीं पर भी एप्लीकेबल नहीं है, अब ASF एक्ट एप्लीकेबल है। सही है जी। एंड में 2 स्केजुअल्स हैं। पहला स्केजुअल है अफर्मेशन फॉर्म का, दूसरा है सर्टिफिकेट फॉर्मेट का। अफर्मेशन फॉर्म का स्केजुअल जो है ना, इसमें एक्चुअली एक ओथ ऑफ लॉयल्टी है टू पाकिस्तान एंड टू ओबे ऑर्डर्स इवन एट रिस्क ऑफ लाइफ, कि जो भी ASF में आएगा उसने सारे अपने सीनियर्स के जो ऑर्डर्स हैं उनको भी ओबे करना है, फिर चाहे उसमें रिस्क ऑफ लाइफ ही क्यों ना हो। सेकंड स्केजुअल जो है वो सर्टिफिकेट की बात करता है कि जितने भी ऑफिशियल्स होंगे ASF के, उन सबको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट, और ये उनके पास तब तक रहेगा जब तक वो सर्विस में। ठीक है, तो हमने ये सारा डिस्कस किया कि इसके 5 चैप्टर्स हैं, 13 सेक्शंस हैं, इनकी हमने ब्रीफ समरी भी ली, इनको हमने डिटेल में भी जो है वो डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो जो है ना वो आपके बहुत काम की रही होगी, तो इसको जो है वो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो है वो हमारी हेल्प करें, वीडियो को लाइक करें, थंब करें, कमेंट्स जो है वो हमें अच्छे अच्छे दे दें। हम मिलते हैं आपसे किसी अगली काम की वीडियो में, जब तक देखते रहें योर ट्यूटर सकलेन शाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।